Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adnan Chuktai and today we are discussing financial accounting. Accounting, what is accounting? Accounting हम किसको कहते हैं? Accounting कहते हैं हम हिसाब किताब को। कोई भी चीज़ है आप उसको देखते हैं, करते हैं, हिसाब किताब करते हैं। आपके पास पैसे हैं, आप मार्केट जाते हैं, चीज़ें खर्च करते हैं, आके उसको आप फिर जो है क्या देखते हैं कि आपने क्या एक्सपेंस किया है, कौन सी चीज़ कितने की थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अकाउंटिंग कहलाती हैं। अब अगर हम बात करें कि बिजनेस प्रोस्पेक्ट से, तो जो आप अपने फर्म में पैसे इंजेक्ट करते हैं और उसके साथ फिर आप काम करते हैं, उस पे अर्निंग करते हैं या लॉस करते हैं या उस पे एक्सपेंस करते हैं, उसको जो हम रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन दैट आइडेंटिफाइज, रिकॉर्ड और communicate the economic event of an organization to interested users। यानी कि पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जी आपने क्या किया, फिर उसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करना यानी बिल, जिस तरह आपने कोई चीज़ ली तो उसके अगेंस्ट आप बिल ले लेते हैं, तो वो बिल होता है, उसको रिकॉर्ड करना। यानी वो, या आप अपने बुक में एंटर कर लेते हैं जी मैंने ये चीज़ सेल की है, तो उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। और क्या रिकॉर्ड इसलिए करते हैं ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन को फ्लो कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के जो यूजर्स हैं। अब यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं? ज़ाहिर बात है जिनका स्टेक लगा होता है, जिनके आपके पैसे जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हो गया। तो अगर हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कॉर्पोरेशंस की बात करें, तो उसके अंदर उसके यूजर्स, उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया होता है। आगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको मैं अकाउंटिंग का बता रहा हूँ कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है उसके यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन में अगर आप इसकी पिक्चर में देखें, तो आइडेंटिफिकेशन में वो ये है कि आप वो पैसे दे रहा है, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं या बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो और उसकी ट्रांजैक्शन के लिए टेलर मशीन है और एक बंदा पैसे दे रहा है, तो डेफिनेटली जब वो आप पैसे देंगे तो उसके बाद वो आगे उसको कंप्यूटर में ऐड कर रहा है, तो ये उसका जो है आपकी रिकॉर्डिंग होगी। और कम्युनिकेशन किसके जा रही है? आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स हैं, यानी जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, आपके कंसल्टेंट्स हैं या मालिकान हैं, उनको जा रही होती है इसकी इन्फॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन से हो सकते हैं? डिसीजन मेकर्स हो सकते हैं, उसमें कौन से मैनेजमेंट हो सकते हैं, आपके जो आपके साथ पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके साथ जो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, या इनडायरेक्ट यूजर्स हो सकते हैं। अब मैनेजमेंट में कौन कौन हो सकते हैं? मैनेजमेंट के अंदर हैं जी आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, ऑपरेशंस है, आपकी प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है। ये सारे जो हैं इनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं डिसीजन लेने के लिए। यानी कि जी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो आप बीइंग इन ऑर्गेनाइजेशन, आप अगर चाहते हैं कि जी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें या एक्सपैंड करें, या हम कोई भी काम शुरू करें, तो हम ये देखते हैं हमारा रिसोर्स क्या है। सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स क्या है। फाइनेंशियल रिसोर्स के बाद देखते हैं कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स क्या है, कि हमारे पास क्या इतनी क्वालिफाइड टीम है, या हमें बंदे हैं, या हमें अपनी मार्केटिंग के लिए बंदे रखने हैं, या अपने, और फिर ये है कि हमने जो चीज़ कब खरीदनी है, कहाँ से खरीदनी है, उसकी प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है, उसकी बाइंग हाउस से बाइंग कहाँ से करनी है, और सेल कैसे करेंगे, हमारी मार्केटिंग टीम कौन सी होगी, ह्यूमन रिसोर्स की टीम कौन सी होगी, इंफॉर्मेशन की टीम कौन सी होगी। ठीक है। उसके बाद होते हैं इनडायरेक्ट यूजर्स। वो डायरेक्ट यूजर है। इनडायरेक्ट यूजर्स में आपके इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं और क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ये इसलिए जरूरी होती है कि उन्होंने आपके साथ अपना इन्वेस्ट करना होता है, तो वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस को देखना चाहते हैं कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी रिसोर्सफुल है और उसमें कितनी जान है कि हम इसमें काम करें ना करें। और सेम गोज विद योर क्रेडिटर्स, कि जी क्रेडिटर्स में ये है कि उन्होंने आपको लोन करना होता है। आपके जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, तो वो आपकी फिर क्रेडिट वर्थ देखते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखते हैं कि आपके एसेट्स कितने स्ट्रांग हैं और उसके अगेंस्ट आपकी लाइबिलिटीज कितनी हैं। एसेट्स वो होते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके नाम होते हैं। जो दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक करंट एसेट्स होते हैं, एक फिक्स एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स में आपके कैश आता है और कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो आपके बॉन्ड्स होते हैं, आपके फॉरेन करेंसी होती है, गोल्ड होता है, जो आप कैश के अगेंस्ट एज अ कैश यूज कर सकते हैं। और फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो आपके फिक्स होते हैं, जिसमें आपकी लैंड, बिल्डिंग, मटेरियल, टूल्स एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एसेट्स आपका पोर्शन जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, आपके फाइनेंशियल वर्थ दिखाता है। और एसेट टू लाइबिलिटी रेशियो जो होती है टर्म, वो आपकी स्ट्रेंथ को दिखा रही होती है, जिसमें आपकी लाइबिलिटीज कम होती हैं, एसेट स्ट्रांग होता है। तो जिस कंपनी का एसेट स्ट्रांग होता है तो ये कंसिडर किया जाता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। और जिनका मतलब उसका ब्रेक इवन पे होता है, तो वो ये कहते हैं कि जी वो ठीक है, वो रनिंग कंडीशन में बिजनेस कर रही है, स्मूथ ऑपरेशंस है। और जो जिसमें आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा होती हैं और एसेट कम होते हैं, तो वो जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपनी
जो होती है डेथ की तरफ जा रही होती है, ख़त्म हो रही होती है, और तो उसमें ये है कि उसमें आप या तो स्विच कर जाएं या फिर आप उसको ऑपरेशन उसके ख़त्म कर दें। अब अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग है। अकाउंटिंग बेसिकली ये होता है जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो आप उसको बुक करते हैं। जैसे कि एक आम हिसाब किताब के लिए आप अपने कागज़ पे आप मार्केट जाते हैं, आप एक्सपेंस करते हैं, उस पे आप ये देखते हैं कि जी हमने ये खर्च किया, यहाँ पे गए, ये किया, यहाँ पे ये खाया, ये पिया, ये खरीदा। तो बेसिकली आप एक तरह से बुक कीपिंग कर रहे होते हैं, आप अपना हिसाब का जो किताब होता है उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसे हम डे बुक कहते हैं। डे बुक में ये होती है कि आपकी रोजनामचा, उसको हम उर्दू में कहते हैं, कि जिसमें आपकी डेली प्रोसीडिंग्स आ रही होती हैं। उसमें आप देखते हैं कि आपके पास क्या कैश आया, या क्या गया, क्या चीज़ आपने क्रेडिट में बेची, क्या आपको रिकवरी हुई, और क्या आपके एक्सपेंसेस हुए, ये सारा डे बुक में होता है। तो डे बुक के बाद फिर हम आगे जर्नल जर्नल में जाते हैं, जर्नल एंट्रीज में जाते हैं, लेजर्स में जाते हैं, और वो सारी ये सारी चीज़ें जो है ना बुक कीपिंग कहलाती है। बुक कीपिंग में है द रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स ऑन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, वन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि आपकी जो भी इकोनॉमिक इवेंट यही है कि आपके पास जो डेबिट क्रेडिट हो रही होती है। हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है ये दो चीज़ों पर बेस करता है। डेबिट वो होता है जो हम हमारे पास आ रहा होती है अमाउंट, और क्रेडिट वो होता है जो हमसे जा रहा होता है। तो जो डेबिट अकाउंट आपके पास, जिस तरह कैश, आपको कोई चीज़ आपने बेची, तो जो अकाउंट जो चीज़ आपके पास से चली गई वो क्रेडिट हो गई, और उसके अगेंस्ट जो चीज़ आई यानी कैश आया तो वो आपको डेबिट हो गया। आपने फर्ज करें कोई चीज़ आपके पास कैश था, आपने उससे कोई चीज़ परचेज की, तो डेफिनेटली कैश आपका ने क्रेडिट कर दिया, आपने दे दिया, उसके अगेंस्ट आपको क्या मिला, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपने बाई की हो। तो इसलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, कि अकाउंटिंग के अंदर एक चीज़ आप अपने ज़हन में बिठा लें कि जो चीज़ डेबिट हो रही है वो डेफिनेटली क्रेडिट हो रही है। खाली डेबिट नहीं हो सकती, खाली क्रेडिट नहीं हो सकती कभी भी। जो है ना ये डबल एंट्री सिस्टम है, ये दो एंट्रीज लाजमन हो रही होती हैं। जो चीज़ डेबिट हो रही है वो साथ ही कहीं ना कहीं से क्रेडिट भी होनी चाहिए। अदरवाइज आपका जो है ना अकाउंटिंग की बुक कीपिंग जो है वो नहीं हो सकती, और आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो जो है ना उनका जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है, और उनको हम इक्वल नहीं कर पाते। अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रोफेशंस कौन कौन से होते हैं अकाउंटिंग में? जी, एक पब्लिक अकाउंटिंग होती है जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जनरल पब्लिक की होती है, जो कि हमारी गवर्नमेंट में होती है या लोकल गवर्नमेंट की होती है, जिसमें वो पब्लिक अकाउंटिंग। प्राइवेट अकाउंटिंग जो होती है वो टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं, इंटरनल ऑडिटिंग होती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की होती है, बिजनेस पर्पस की होती है। तीसरी आती है नॉन प्रॉफिट एनजीओज की जो होती है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस की होती है, लेबर यूनियंस की होती है, जो जो बेसिकली किसी काम के लिए नहीं कर रहे होते, सिर्फ अपनी जनरल अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं फॉर देयर रिकॉर्ड, कि जी हमने हमारे पास क्या आ रहा है और क्या दे रहा है। उनकी को अंदर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही, तो वो दे आर बेसिकली हैंडलिंग द फंड्स एंड रोटेटिंग द फंड्स। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की टाइप। तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की टाइप्स हो सकती हैं। जब मतलब आप ये देखेंगे, अगर आपने कोई फर्म खोलनी है या कोई हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो तीन तरह की मेजरली हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले होती है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर वो होती है जो सिंगल ओनर फर्म होती है। सिंगल ओनर फर्म ये होती है कि वो बंदा अकेला मालिक है, और उसकी जो सारी फर्म की लाइबिलिटी है वो उसके ऊपर होती है। उसमें जो भी उसकी जो फर्म उसकी प्रॉफिट एंड लॉस होती है सारी वो खुद बेयर कर रहा होता है, प्रॉफिट को खुद एंजॉय करता है, लॉस को खुद बेयर करता है। फर्म की कोई लीगल इश्यूज होती हैं, या फर्म की बैंक करप्ट होती है, या ब्लैक लिस्ट होती है, तो डेफिनेटली उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है उस पर्सन के ऊपर जाता है, और वो पर्सन जो है इटसेल्फ फर्म का रिस्पॉन्सिबल होता है और उसको हैंडल कर रहा होता है। सेम गोज विद द पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप में ये होती है कि टू और मोर पार्टनर्स होते हैं। टू से अप टू जो है, हम इसको जो पार्टनरशिप कंसर्न्स को देते हैं, टू अप टू 20, मैक्सिमम हम इसमें जो है ना 10 तक को हम करते हैं कि जी ये पार्टनर्स हो सकते हैं। और इसके अंदर जो होती है लाइबिलिटी गोज विद द ईच पार्टनर। फर्म की जो भी लाइबिलिटी होती है, प्रॉफिट की, लॉस की, उसकी जो फर्म की क्या कहना चाहिए उसकी इंटेग्रिटी होती है, ये सारी गोज विद देयर ओनर्स होती है। ओनर्स में इसके पार्टनर्स होते हैं, और वो इक्वली। अच्छा, इसमें एक चीज़ पार्टनरशिप में ये होती है कि हम पार्टनरशिप बाय शेयर्स करते हैं। दो बंदे हैं, इक्वल पार्टनर भी हो सकते हैं, 80-20 के भी हो सकते हैं, 60-40 के भी हो सकते हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि एक वर्किंग पार्टनर होता है, एक साइलेंट पार्टनर होता है। ये आगे हम जब पार्टनरशिप की टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आप इन डिटेल पढ़ सकेंगे कि कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं। तीसरी होती हैं कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशंस में दो तरह की आती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वो होती हैं जिसके अंदर आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, और वो सारे उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट ओवर्ड है, पीएसओ है, मेनली आप देख लें कंपनी वो है।
प्राइवेट जो कॉर्पोरेशंस होती हैं उसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं वो आपके 20 टू अप टू मैक्सिमम 50 होते हैं, और ये मेजरली फैमिली के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं। ये कंपनीज जो है SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रेगुलराइज होती हैं और उसको देखते हैं। पार्टनरशिप कंपनीज जो होती हैं वो जो है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर होती है, और इसका थ्रू एक लीगल एंटिटी होती है। प्रोप्राइटर में वो सिंगल ओनर है, इसलिए उसके अंदर सिर्फ उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन उसकी ऐसी बाइंडिंग नहीं होती कि जिस तरह पार्टनरशिप के अंदर आप सारी पार्टनरशिप डीड लिखेंगे कि ये है, हम ये पार्टनर्स हैं, इनका ये स्टेक लगा हुआ है इतने, इसने पार्टनर जो है ये वर्किंग पार्टनर है, ये इसका मैनेजिंग पार्टनर है, ये इसका स्लीपिंग पार्टनर है। इसी तरह कॉर्पोरेशन के अंदर डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, इनका चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, इसका सेक्रेटरी कौन होगा, कैसे रेगुलेट होंगी, ये सारी चीजें डिफरेंट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन। एसेट, एसेट क्या होता है? एसेट वो होता है, क्या रिसोर्स होता है जो बिजनेस ओन करता है। हम एक जनरल सी बात करते हैं कि जी कैश एसेट की बात करते हैं, तो कैश एसेट जो होता है वो कैश इज योर एसेट, आपका जो है वो करंट एसेट होता है। कि आप जब आप किसी फर्म के अंदर पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास 50,000 रुपए हैं और मैं कोई काम शुरू करना चाहता हूँ, तो 50,000 इज योर फाइनेंशियल एसेट। जब आप उसको अपनी फर्म में लगाएंगे, जब अपनी फर्म में आपने कहा कि जी ये मैं मेरे पास 1 लाख रुपए है, इसमें से मैं 50,000 रुपए से अपना कारोबार शुरू करता हूँ, तो जब वो आप 50,000 रुपए से अपनी एक फर्म बनाएंगे, तो आप जब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो आप एसेट के अंदर अपना कैश जो है वो 50,000 से एसेट को एज अ एसेट जनरेट करेंगे। लेकिन फर्म की दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी होगी कि ये फर्म का जिम्मे होगा कि ये पैसे आपको वापस करना, तो वो हम हेड देते हैं ओनर्स इक्विटी। ओनर इक्विटी वो होती है जो ओनर की इक्विटी होती है, जो ओनर का अपना रिसोर्स होता है। जैसे कि जी आपने कहा जी मैंने 50,000 रुपए फर्म के को लगा दिए मैं काम करने के लिए, तो वो जो फर्म आपकी होगी वो फर्म आपकी देनदार है उस 50,000 की। तो इसलिए जब इसकी हम डबल एंट्री करेंगे तो कैश को आप डेबिट करेंगे कि फर्म के अकाउंट में कि कैश आया, और क्रेडिट होगा ओनर इक्विटी कि ये कैश कहाँ से आया, ओनर्स की इक्विटी है और ये फर्म के जिम्मे है, फर्म ने वापस करना है ओनर को। ठीक है। लाइबिलिटीज, एसेट्स जो है ये राइट साइड पे होते हैं, लाइबिलिटीज आपकी सॉरी एसेट्स होते हैं आपके लेफ्ट साइड पे और लाइबिलिटीज होती हैं आपकी राइट साइड पे। लाइबिलिटीज वो होती हैं जो आपने देनी होती हैं, जैसे कि आपने किसी बैंक से लोन लिया होता है काम करने के लिए और आपने उसको रीपे करना है, या आपने कोई चीज ली है उधार पे और आपने उसको वापस करना है, ये सारी चीजें लाइबिलिटी में आती हैं। लाइबिलिटीज दो तरह की होती हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वो होती है जो विद इन ईयर मैच्योर होती है और खत्म हो जाती है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है जो कि कपल ऑफ ईयर्स पे होती है और वो चल रही होती है। ठीक है। इसमें हम ये भी है, अब आपको एसेट है, हम एसेट भी अगर लेते हैं कि जी हमने एक आज सौदा किया, हमने एक प्लॉट का या किसी जगह का, बिल्डिंग का, और हमने उसको कहा कि जी ठीक है ये मैं आपसे 1 लाख रुपए में लेता हूँ, मैं 20,000 रुपए आपको आज देता हूँ, 80,000 रुपए जो है ना मैं आपको 1 महीने के बाद दूंगा। तो वो लाइबिलिटी जनरेट होगी, जब तक आप पे नहीं करेंगे वो लाइबिलिटी आपकी जनरेट रहेगी। तो अब हम अगर हम इसको समराइज करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक बनती है। अकाउंटिंग इक्वेशन उसको कहते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग जो होती है एसेट और लाइबिलिटीज का बैलेंस होता है। तो एसेट्स जितने भी हैं आपके, जो आपके करंट एसेट हैं, फिक्स एसेट है, उनका टोटल ऑन द लेफ्ट साइड इज इक्वल, ये इक्वल्स करता है लाइबिलिटीज को और ओनर इक्विटी को। जब आपकी ये चीजें बैलेंस होगी तो आपकी बैलेंस शीट जो है, जो आपकी फाइनेंशियल शीट है, वो बैलेंस होगी। तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो तीन तरह की हम पढ़ेंगे, जिसमें आपकी एक होगी इनकम स्टेटमेंट जो आपकी इनकम को बताएगी, इनकम कितनी है। बैलेंस शीट, बैलेंस एक सेकंड होगी बैलेंस शीट जो आपकी बताएगी आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज क्या है और ओनर इक्विटी क्या है, और इसका बैलेंस क्या है कि आपके एसेट स्ट्रांग है या आपकी लाइबिलिटी स्ट्रांग है, ये आपकी बैलेंस शीट बताती है। और ये बैलेंस शीट जो होती है ये आपकी जो फर्म है उसकी स्ट्रेंथ को बताती है कि आपकी जो फर्म है वो कितनी जानदार है, उसके अंदर कितना जो है वो एसेट आपका स्ट्रांग है या लाइबिलिटी आपकी स्ट्रांग है। और अगर आपका एसेट स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपकी फर्म जो है एक स्ट्रांग फर्म है, और लाइबिलिटी ज़्यादा है तो इट मीन्स आपकी वीक फर्म है और वो जो है शट डाउन की तरफ जा रही है, उसको या तो आप अपने बिजनेस को स्विच करेंगे या उसे क्लोज करेंगे। और अगर ये बराबर है तो आप ब्रेक इवन पे है कि जी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। ठीक है। इसके बाद ओनर इक्विटी एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। ओनर इक्विटी टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज होती हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। अगर हमने ओनर्स की इक्विटी को कैलकुलेट करना है तो हम एसेट्स जो आपके हैं उसमें से लाइबिलिटीज को निकालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपकी ओनर इक्विटी के इक्वल होना चाहिए इसे।
ओनर इक्विटी रिप्रेजेंट द ओनरशिप क्लेम ऑफ टोटल एसेट। वही बात हुई जो मैंने कहा कि जब आपने एक कारोबार शुरू किया, उसमें आपने पैसे जो शामिल किए कारोबार ने, तो वो फर्म के जिम्मे होते हैं, वो ओनर इक्विटी के हेड के अंदर जाते हैं और वो फर्म के जिम्मे होते हैं कि वो आपको दें। तो जब कारोबार में से अच्छा, फिर ये है कि आपकी फर्म, आप काम कर रहे हैं, आपने 50,000 रुपये लगाया था और साल के एंड पे आप देखते हैं आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो वो जो 10,000 रुपये कैश का प्रॉफिट हुआ है वो आपकी ओनर इक्विटी में ऐड हो जाएगी। तो वो आपकी ओनर इक्विटी पहले आपने जब काम स्टार्ट किया था तो 50,000 की थी, अब आपकी हो जाएगी 60,000 की। सिमिलरली अगर जो मालिक है वो अपनी फर्म से को कैश ड्रॉ करता है अपनी किसी जरूरत के लिए, तो वो कैश जो है वो ओनर इक्विटी से माइनस हो जाएगा। जैसे कि उसने 50,000 रुपये लगाया था और उसको कोई जरूरत पड़ गई, उसने को 10,000 रुपये से ड्रॉ कर लिया, तो फर्म के जिम्मे उसका फिर 40,000 रुपये देना होगा, क्योंकि 10,000 वो ऑलरेडी ले चुका है। तो जो रेवेन्यूज होगा, जो आपका प्रॉफिट ऐड होगा, वो ओनर इक्विटी में ऐड होगा, लॉस जो है वो ओनर इक्विटी से माइनस होगा। इन्वेस्टमेंट्स आर द एसेट दैट ओनर्स पुट्स इनटू द बिजनेस। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट वो होती है कि जो हम अपने बिजनेस में उसकी ग्रोथ के लिए करते हैं। ड्राइंग्स वो होती हैं जो हम कैश विड्रॉ करते हैं अपने किसी यूज, अपने अपने पर्सनल यूज के लिए हम फर्म से ड्रॉ करते हैं, फर्म अकाउंट से ड्रॉ करते हैं। तो डेफिनेटली वो ड्राइंग जो है वो अगर आपकी सोल प्रोप्राइटर है और पार्टनरशिप है, तो वो बंदे के नाम, जो आपका ओनर है उसके नाम जाती है और उसकी इक्विटी से माइनस होती है। इसी तरह जब हम अगर पार्टनरशिप कंसर्न्स की बात करें तो उसमें ओनर इक्विटी के अंदर जितने पार्टनर्स हैं उनकी इक्विटी आएगी, और जिस शेयरिंग रेशियो से हैं वो सारी उसके अंदर आएंगी, और इसी तरह से वो अगर ड्राइंग करते हैं तो उनके नाम से जाएंगी। रेवेन्यूज वो है जो आपका प्रॉफिट होता है। ग्रॉस इंक्रीजेस इन द ओनर इक्विटी फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी एंटर्ड इनटू फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम। जो इनकम होती है वो आपका रेवेन्यू होता है, या आप किसी सर्विस से होता है, सेल ऑफ मर्चेंडाइज से होता है, और किसी भी चीज से हो सकता है। एक्सपेंस वो होता है जो आपको बिजनेस करने के ऊपर आपका आ रहा होता है, जैसे कि आपके ऑफिस का आप रेंट देते हैं, आप आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस देते हैं, आप अपने फ़ोन का बिल देते हैं, आप अपनी यूटिलिटीज़ का बिल देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, और कोई आप अपना फिक्सचर खरीदते हैं, वो भी एक्सपेंस में आता है बिजनेस के अंदर। तो ये सारे एक्सपेंस के अंदर आती है, जैसे यूटिलिटी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, सप्लाईज एक्सपेंस है, टैक्स एक्सपेंस है। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ओनर इक्विटी का एक चार्ट बना हुआ है, अगर आप इसको देखें। इंक्रीज ओनर इक्विटी तब होगी जब उसमें इन्वेस्टमेंट वो डालेगा, यानी आपने पहले कारोबार शुरू किया 50,000 रुपये, तो आपका काम अच्छा चल रहा था, आपने कहा नहीं यार मुझे 20,000 रुपये और करें तो हम कर सकते हैं, तो वो जो आप उसमें एडिशन करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो उससे आपकी ओनर इक्विटी इंक्रीज होगी। या फिर अगर आपकी फर्म ने प्रॉफिट कमाया एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, तो भी वो रेवेन्यूज की सूरत में ओनर इक्विटी जो है वो इंक्रीज होगी। और डिक्रीज कैसी होगी? जब आपने कोई उसमें से कैश विड्रॉ कर लिया, आपको अगर कोई काम था या पर्सनल था या कोई एक्सपेंसेस आपके होंगे, उससे भी ओनर इक्विटी जो है वो आपकी डिक्रीज होगी। ट्रांजैक्शन कैसे होती है? ट्रांजैक्शन प्रोसेस कैसे होता है कि आपने परचेज किया, परचेज ऑर्डर दिया, वो क्राइटेरिया दिया, आपका रिकॉर्ड हुआ, बिल आया तो नहीं आया, या आपको ईमेल आई है, कोई प्रूफ आया, उससे आता है पे, आपने रेंट दिया, आप चेक के थ्रू देते हैं, एक स्लिप होती है, रेंट डीड होती है, वो सारी चीजें उसमें आती हैं। ट्रांजैक्शन एनालिसिस एक इसमें अब एग्जांपल है कि जी डिसाइडेड टू ओपन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्विस ऑन सितंबर 1 ही इन्वेस्टेड 15,000 कैश इनटू बिजनेस व्हिच नेम एज सॉफ्टबाइट। यानी एक बंदा है जी, रे नायल, वो उसने कंप्यूटर सर्विस प्रोग्रामिंग की सर्विसेज प्रोग्रामिंग का उसने सॉफ्टवेयर हाउस एक बनाया है, और उसका नाम उसने रखा है सॉफ्ट बाइट। उसको उसने कारोबार स्टार्ट किया डे 1 से, सितंबर 1 से, तो उसमें उसने 15,000 रुपीज से, उसने डॉलर से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी उसका एसेट आप देखें कि उसका एसेट जो आ रहा है वो 15,000 से प्लस हो रहा है, और उधर से ओनर इक्विटी 15,000 से हो रही है। अब बैलेंस जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, जो आपकी बैलेंस शीट है बेसिकली, वो बैलेंस है दोनों तरफ से। एसेट्स वाली साइड इज इक्वल टू आपकी लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी वाली साइड, ये दोनों साइडें बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस शीट का फायदा ही उस वो होता है कि आपकी दोनों साइड्स बैलेंस हो। तो इसका मतलब ये है कि आपकी एंट्री जो आपने रिकॉर्ड की है, ये जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें कोई एम्बिगिटी या एरर नहीं है। ठीक है। अब आपने जब समझ लिया कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपना एसेट जनरेट करते हैं 15,000 जिस तरह उसने किया, और ओनर इक्विटी जो फर्म के जिम्मे आई वो 15,000 वो अलग से। अब वो ये कहता है कि जी उसने किया सेकंड स्टेप पे, उसने क्या किया जी, सॉफ्ट बाइट, यानी अब कंपनी का नाम आ गया, परचेजेस कंप्यूटर इक्विपमेंट फॉर 7,000 कैश। यानी उसने ये किया कि अपने जो सर्विसेज देने के लिए उसने कुछ कंप्यूटर इक्विपमेंट लिया, वो 7,000 कैश की उसने परचेज की। अब उसको वो कैसे अकाउंट फॉर करेगा? कैश आपका 7,000 से रिड्यूस हो जाएगा,
और एसेट में इक्विपमेंट आपका इंक्रीज कर जाएगा। अगेन वो बैलेंस होगी आपकी ट्रांजेक्शन 15,000। अब आप देखें कि ओल्ड में 15,000 थी, अब स्टेप 2 में उसने 7,000 जो है कैश दी है जो माइनस में है, और 7,000 एसेट में जो ऐड हो रहा है जो इक्विपमेंट आप परचेज कर रहे हैं। तो 8,000 कैश में आ गया और 7,000 आपका इक्विपमेंट में आ गया। ये साइड भी आपकी बैलेंस होगी 15,000 से, और ओनर इक्विटी सेम रही। थर्ड ट्रांजैक्शन कहता है कि सॉफ्ट बाइट परचेजेस सप्लाईज expected to last for several months for 1,600 from Acme Supply Company. Acme agrees to pay this bill next month in October. This transaction is referred to as a purchase on account or credit purchase. यानी कि आप सॉफ्ट बाइट ने सोचा कि मैं सप्लाईज लेता हूँ फर्दर किसी अपने और फर्दर सप्लाईज लेता हूँ, और ये उसने कहा जी मैं ये सप्लाईज ले रहा हूँ, उसको 1 महीने के बाद आपको पैसे दूंगा। अब आप ये देखें कि ये सप्लाईज जा रही है उधार पे, ऑन अकाउंट, तो इसे हम कहते हैं परचेज ऑन अकाउंट या सेल ऑन अकाउंट या परचेज ऑन अकाउंट है, यानी लाइबिलिटी जनरेट हो रही है। अब आप ये देखें कि जी एसेट में आपका कैश 8,000 आया, इक्विपमेंट आपने जो परचेज किया था 7,000 आया, 16,000 सप्लाईज की जो सप्लाईज आपने बाय की है नहीं वो आई, लेकिन कहाँ से बाय की, कैश तो नहीं दिया। तो अगर कैश नहीं दिया तो वो लाइबिलिटी बन गई आपकी, क्योंकि आपने उसको प्रॉमिस किया कि जी मैं आपको 1 महीने के बाद दूंगा। तो अगर आप राइट साइड पे देखें तो 1600 से आपकी लाइबिलिटी जनरेट हो गई है, तो आपकी अगेन बैलेंस हो गई 16,600 बैलेंस हो गया। ठीक है, आगे। अब वो ये कहता है कि सॉफ्ट बाइट ने रिसीव किया 12,000 रुपया कैश फ्रॉम कस्टमर फॉर प्रोग्रामिंग सर्विसेज, यानी उसने जो काम किया अब ये उसका रेवेन्यू है, ये वो कमा रहा है 1200 कैश जो उसने सर्विसेज प्रोवाइड की। ठीक है, अब वो कैसे इसको ऐड करेगा। अब ये 1200 रुपये आया, कैश आया ना, उसने जो सर्विस प्रोवाइड की उसके कैश के अगेंस्ट की, तो कैश आपका रेज कर गया 1200 से। ठीक है, अब एक तरफ से तो कैश रेज कर गया, अब उसकी अब सेकेंड एंट्री हमने करनी है बैलेंस करने के लिए, वो क्या करेंगे, रेवेन्यूज हमने पढ़ा था कि रेवेन्यूज की सूरत में आपकी इक्विटी बढ़ती है, तो उसने फिर उधर उसका ओनर्स इक्विटी को ऐड किया, 1200 से इंक्रीज किया, ये फिर अगेन बैलेंस होगी आपकी बैलेंस शीट। ये जो एंट्रीज हैं इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये नहीं आएगी। ज़बानी अकाउंटिंग जो है बड़ी मुश्किल से समझ आती है, प्रैक्टिस से बड़ी इजी हो जाता है इसको समझ। अब वो ये कहता है फिफ्थ ट्रांजैक्शन स्टेज में कि सॉफ्ट बाइट रिसीव अ बिल फॉर 250 फ्रॉम डेली न्यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट बट पोस्टपोन पेमेंट ऑफ द बिल अंटिल अ लेटर डेट। अब दो चीजें इसमें समझने वाली हैं, वो ये कह रहा है कि जी एक तो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस किया, यानी उसने अपने फर्म को एडवर्टाइज किया कि जी मैं ये काम करता हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरे से सर्विस लें, यानी उसने बिजनेस की प्रमोशन का एक्सपेंस दिया 250 एक्सपेंस किया, पर उसने कहा कि एक्सपेंस की अमाउंट आज नहीं दे रहा, मैं आपको बाद में दूंगा। इट मीन्स कि ये भी आपकी लाइबिलिटी है, आपको देना है। ठीक है, तो अब आप ये देखें उसने क्या किया, आपका 250 लाइबिलिटी में दे दिया और ओनर इक्विटी की तरफ डाल दिया, ताकि अभी जब ये एंटर होगा तो ये फिर बनेगा, अदरवाइज ये एडवर्टाइजमेंट ये नहीं आएगा। हाँ, अगर वो ये कहता है कि जी मैं 250 रुपये एक्सपेंस किया कैश से किया है, तो हम ये जो 250 रुपये जो लाइबिलिटी का था ये हटा देते और यहाँ कैश से माइनस कर देते, और डेफिनेटली ओनर इक्विटी से भी वो माइनस हो जाता। अब वो ये कह रहा है कि उसने सर्विसेज रेंडर की सॉफ्ट बाइट कंपनी ने 3,500 की एक कस्टमर को, उस कस्टमर ने क्या किया 1,500 रुपये कैश दे दिया, 2,000 रुपये ये कहा कि मैं आप मेरे अकाउंट में डाल दें, मैं आपको 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद दूंगा। यानी अब इसने 3,500 की जो सर्विस प्रोवाइड की वो दो हिस्सों में आ रही है उसे, एक उसको आ रहा है कैश, एक आ रहा है उसको ये जो है 2,000 की जो पेमेंट है उसने कहा है कि मैं आपको बाद में दूंगा। यानी आपका जो है ये जो रेवेन्यू है ये जिस तरह हमने हमारी लाइबिलिटी जनरेट होती है पोस्ट डेटेड, आपका ये रेवेन्यू है पोस्ट डेटेड जो आपके पास आना है, इसको हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। अब आप ये देखें कि उसने कहा कि 1,500 तो उसने कैश दे दिया, अब ये 2,000 जो है ये अकाउंट रिसीवेबल, यानी ये आपने ये रिसीव करने हैं, ये आपने गुड्स ऑन अकाउंट ली हुई है। जैसे आपकी पहले आपने एक चीज जो परचेज की थी सप्लाईज वो ऑन अकाउंट की थी तो लाइबिलिटी जनरेट हो गई थी, इसी तरह जब आपकी ये जो एसेट में अकाउंट रिसीवेबल आप अगर कोई चीज देते हैं ऑन अकाउंट तो वो अकाउंट रिसीवेबल बन जाता है आपका, कि आपके ने लेना है, आपका एसेट है।
तो इसलिए ये दोनों चीजें इधर आ गई, उधर ओनर इक्विटी में चलेगी, क्योंकि ये आपका 3500 रेवेन्यू है, इसलिए वो उधर भी ऐड हो रहा है। और अगेन आप ये देखें, ये दोनों साइड्स आपकी बैलेंस हो रही है। अब वही कह रहे हैं, एक्सपेंस दिया उसने, स्टोर रेंट दिया 600 का, सैलरीज दी 900 की, यूटिलिटीज बिल दिए आपने 200 के, यानी आपका टोटल कैश आपका डाउन हो गया 1700। ये आपने 1700 का कैश का एक्सपेंस किया। आप ये देखें, कैश 1700 आपका काट दिया उसने, और दूसरी तरफ एक्सपेंस डाल के, रेंट का, सैलरीज का, यूटिलिटीज का, वो डाल के फिर आपने शीट उसने बैलेंस कर दी। यानी आपने जो एक्सपेंस किया वो भी अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया। कहाँ से हुआ? कैश से दिया, कैश से भी अकाउंट हो गया। अब वो ये कहता है ट्रांजैक्शन नंबर 8 की, उसने जो एडवर्टाइजमेंट का बिल था वो अब उसने आज की तारीख में दिया है। तो वो ये है कि एंट्री रिवर्स हो जाएगी, वो कैश से गया है और अकाउंट्स पेबल में से माइनस हो जाएगा आपका। ये कैश में से दे रहे हैं और अकाउंट पेबल में देना था, वहां से निकल गया, कैश से भी निकल गया। अब वो ये कह रहा है कि जो उसने सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसमें से उसको 600 रुपये आया है फर्दर। तो अब आप ये देखें कि 600 रुपये अकाउंट रिसीवेबल से निकल गया और कैश में ऐड हो गया। अब आखिर में वो ये कहता है कि जो ओनर था कंपनी का, उसको अपनी पर्सनल जरूरत के लिए उसने कैश का विड्रॉल किया फर्म में से। तो अब उसने कैश लिया, इट मींस कि कैश आपका 1300 से माइनस हुआ है। सेकंड एंट्री क्या बनेगी? ऑब्वियसली वो ये बनेगी कि इक्विटी ओनर ने लिया है, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया, फर्म के लिए नहीं लिया, तो ओनर की इक्विटी में से भी निकल जाएगा वो कैश। ये एक ओवरव्यू था आपका जो स्टेटमेंट उसका एंट्रीज का था। अब ये उसने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन सी होती हैं, जो मैंने आपको बताया था। एक जो है इनकम की स्टेटमेंट है, एक आपकी बैलेंस शीट है, और एक आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होती है। हम ओनर इक्विटी स्टेटमेंट भी एक बना सकते हैं, लेकिन जो मेजरली हम डिस्कस करते हैं और जो इसमें अकाउंटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, उससे वो तीन होती हैं, जिसमें सबसे मेजरली आपकी इंपॉर्टेंट है इनकम स्टेटमेंट, कि आप क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। सेकंड होती है आपकी बैलेंस शीट, जिसमें आपकी एसेट वैल्यू कितनी है, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, फर्म का पता चलता है कि फर्म की कितनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। और एक होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, कैश, उस इस स्टेटमेंट के अंदर आपकी सारी कैश की एंट्रीज आ रही होती हैं, कि आपके पास कैश क्या था, आपने क्या एक्सपेंस किया, क्या दिया, बैंक में कैश कितना है, आपके पास कैश इन हैंड कितना है। ये सारी चीजें जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें सिर्फ जो कैश फ्लोज के अंदर है कैश की आएंगी। बैलेंस शीट में एसेट, लाइबिलिटीज, ओनर इक्विटीज सारी चीजें आएंगी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आएगा आपका रेवेन्यूज, जो आपने सर्विस से अर्न किया, माइनस एक्सपेंसेस जो आपने खर्च किया, और आप टोटल इनकम, अपनी नेट इनकम निकाल लेते हैं कि आपने क्या कमाया या कितना नुकसान किया। अब ये आपकी इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है, इसको देख लें कि रेवेन्यूज, कि आपने जो अर्न किया अपनी सर्विसेज से वो कितना था, और एक्सपेंसेस क्या किए। अब अगर हम सॉरी, हम इसी की स्टेटमेंट जो पिछली ट्रांजेक्शन से उसमें देखें कि उसने जो रेवेन्यू अर्न किया वो 4700 अर्न किया, लेकिन उसके अगेंस्ट उसने कुछ खर्चे किए थे, जिसमें उसने सैलरीज दी थी, रेंट दिया था, एडवर्टाइजमेंट की थी, और यूटिलिटीज के थे। तो अब ये सारा उसने, ये देखें 4700 उसने अर्न किया और 1950 रुपए उसका एक्सपेंस था। तो उसकी जो टोटल इनकम हुई, यानी उसने पूरे काम को या कारोबार को, या एक महीने के बाद अगर उसने चेक किया, तो उसने देखा कि जी एक महीने में मैंने $2750 कमा लिए। तो ये जो है ये आपका कैश ऐड हो जाएगा, और इसमें आपका उधर से ओनर इक्विटी में ऐड हो जाएगा, यानी इधर से कैश बढ़ गया, उधर से इक्विटी बढ़ गई। ठीक है। और ओनर इक्विटी की स्टेटमेंट अगर हम देखें, कि उसने ओनर इक्विटी में उसने सबसे पहले 15,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, और नेट इनकम उसकी हुई 2750, जो भी हमने पीछे निकाला। तो उसने 17,750 उसकी जो थी एसेट वैल्यू होगी। फिर हमने कहा, पीछे पढ़ा था कि उसने 1300 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए लिए थे, वो 1300 इसमें से माइनस हुआ, तो ये 16,450 का इसका ये बन गया। इसी तरह अब आप देखें, ऐसे अगर हम अपनी बैलेंस शीट बनाना चाहें, तो बैलेंस शीट में आप देखें कैश आपका ये बचा, अकाउंट रिसीवेबल आपके 1400 के, सप्लाईज आपकी 1600 की, इक्विपमेंट 7000 का। तो टोटल एसेट आपके, नेट एसेट्स जो है करंट और फिक्स मिला के 18,050 बन गए। और लाइबिलिटीज अगर हम देखें, तो अकाउंट्स पेबल आपका 16,000 था, और आपका ओनर इक्विटी थी 16,450, तो ये भी 18,050 बन गया। तो यानी आपकी बैलेंस शीट बैलेंस।
ये सारा जो है अकाउंटिंग का एक छोटा सा ओवरव्यू था। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। अगर इसमें आपको कोई भी इशू आता है तो आप उसको नोट डाउन करते जाएं, हम इसकी डिस्कशन क्लास बीच में से रखेंगे और हम इसको साथ साथ डिस्कस भी करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को। लेकिन उसके लिए मोर इम्पोर्टेंट ये है कि आप अकाउंटिंग को प्रैक्टिस करें। जब तक आप अकाउंटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अकाउंटिंग पे ग्रिप ही नहीं कर सकते। So thank you very much. Inshallah, we'll be discussing more in the next class.